प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं ये जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत बीए पार्ट द्वितीय उसका प्रथम पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसी क्रम में जितना हमने अध्ययन किया था, जिसमें सल्तनत काल और सल्तनत काल में हमने जो अध्ययन किया कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन, उनकी उपलब्धियां, उसी के क्रम में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जिसने 1325 ईस्वी से लेकर के और 1351 ईस्वी तक भारत में 26 वर्षों तक शासन किया। इस शासन के दौरान उसकी जो नवीन योजनाएं थी वो कौन कौन सी थी, उनका हम एक एक करते हुए अध्ययन करते हैं। और सर्वप्रथम हमें जानते हैं उसके बारे में कि उस जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश का प्रथम जो शासक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। उसकी मृत्यु के उपरांत मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये विद्वान पागल था। बताते हैं कि ये गणित, भूगोल, दर्शन, साहित्य, इतिहास आदि जो विभिन्न विषय हैं उन सब का ज्ञाता था। परंतु इतना सा ज्ञाता होते हुए भी उसने जो निर्णय लिए वो विपरीत हुए उसके, यानी कि उन योजनाएं उसकी बहुत अच्छी थी लेकिन उनका उचित क्रियान्वयन हो नहीं पाया, जिसकी वजह से उसकी योजनाएं असफल हो जाती हैं। और वो नवीन योजनाएं कौन कौन सी थी उसका हम एक एक करते हुए अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम राजधानी परिवर्तन। 1326-27 ईस्वी में सबसे पहला जो परिवर्तन इसने किया वो था राजधानी का। हुआ क्या था कि उसकी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक था सल्तनत काल में, और सल्तनत काल में इस समय राजधानी थी दिल्ली। और इनका साम्राज्य दक्षिण में, पूर्व में, उत्तर में और पश्चिम में बहुत विस्तृत था। मोहम्मद बिन तुगलक ही ऐसा शासक था जिसके अधीन सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो उसने सोचा कि क्योंकि दिल्ली है वो उत्तर पश्चिम का पास में केंद्र है और वहां पर जो उत्तर पश्चिमी आक्रमणकारी जातियां थी उनके आक्रमण अक्सर होते रहते थे दिल्ली तक, और उस लूटपाट से राजधानी में बहुत अधिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती थी। इस कारणवश उसने निर्णय लिया कि मैं अपनी राजधानी क्यों ना है इस दिल्ली से दौलताबाद, जिसको देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पर उसने निर्धारित किया कि क्यों न मैं अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दूं। वो भारत के मध्य में भी स्थित रहेगी और साथ ही उत्तर पश्चिम से जो आक्रमण हो रहे हैं उनसे भी उनको सुरक्षा प्रदान हो जाएगी। और यहाँ से शासन करते हुए ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है संपूर्ण साम्राज्य में उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर पाएगा, क्योंकि दौलताबाद था उस समय जो इसका साम्राज्य विस्तृत था उसके केंद्र में स्थित थी। तो इसी योजना को लागू करने के लिए इसने 1326-27 ईस्वी में यह आदेश जारी कर दिए कि राजधानी है वो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की जा रही है। उसके उपरांत दिल्ली की संपूर्ण प्रजा को, पशु पक्षियों को, उन सब को दिल्ली से दौलताबाद ले जाया गया, जिसकी दूरी लगभग 1000 मील है। इतनी दूरी के लिए शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने संपूर्ण रूप से उचित व्यवस्थाएं की थी, मार्ग में खाने पीने की, रहने की, ठहरने की, और देवगिरी में भी पूर्ण रूप से सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल संतुलित थी। लेकिन ये एक तरह से उसने कठोरता से नियम लागू किया कि दिल्ली की प्रत्येक प्रजा को जाना होगा। तो
काफी लंबे क्रम में, साल भर के अंतराल में ये जो दिल्ली की प्रजा थी उसको दौलताबाद ले जाया जाता है। अब जब पूरी दिल्ली स्थानांतरित हो गई है देवगिरी, तो अब ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है अपने महल की छत पर शाम के समय जाकर के देखता है कि कहीं किसी मकान से कोई धुआं तो नहीं उठ रहा है, या फिर कहीं किसी मकान से रोशनी तो नहीं आ रही है। मतलब जहां से धुआं उठ रहा होगा शाम के समय, रोशनी आ रही होगी, तो निश्चित रूप से उनमें कोई ना कोई पुरुष रह रहा होगा, कोई ना कोई व्यक्ति रह रहा होगा। तो जब वो शाम के समय ऐसा देखता है कई दिनों तक, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो संतुष्ट हो गया कि हाँ, दिल्ली की संपूर्ण प्रजा उसका स्थानांतरण हो चुका है। हाँ, एक कहावत है, एक लेखक है इतिहासकार, वो बताते हैं कि जांच करने पर यह पता चला कि एक अंधा व्यक्ति और एक लंगड़ा व्यक्ति, दो व्यक्ति दिल्ली में शेष थे, वो दौलताबाद नहीं जाना चाहते थे। तो जो अंधा था उसकी तो हत्या कर दी गई और लंगड़े को जबरदस्ती दौलताबाद ले जाएगा, और बताते हैं कि उसकी टांग ही दौलताबाद पहुंची, बाकी शरीर तो उसका रास्ते में गुम हो जाता है। तो ये राजधानी परिवर्तन हो गई। लेकिन अब दौलताबाद पहुंच गए, लेकिन वहां पर जाकर के अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई। कुछ समय के अंतराल के बाद ही इस मोहम्मद बिन तुगलक को दोबारा से अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो वापस कुछ समय के अंतराल में ही वापस दौलताबाद से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की जाती है। तो ये था उसका पहला नवीन योजना में राजधानी परिवर्तन का असफल प्रयास। इतना अधिक धन खर्च कर दिया गया इसमें, जिसकी बहुत, अगर ये गरीबों के विकास के लिए या प्रजा के विकास के लिए काम में लिया जाता, तो ये मान लीजिए कि प्रजा की बहुत अधिक उन्नति हो जाती। तो पहली असफल योजना राजधानी परिवर्तन की। नेक्स्ट जो उसकी योजना है वो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330 ईस्वी। इसमें क्या किया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो आर्थिक व्यवस्था थी वो कमजोर हो रही थी, धातु की कमी हो गई, जिसके परिणाम चांदी थी, चांदी के धातु की कमी हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े लेन देन में बहुत अधिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक योजना प्रस्तुत की, और उसने जो तांबे के सिक्के थे जिनको जीतल के नाम से जाना जाता था, जीतल तांबे के सिक्के, उनका मूल्य है वो टंका, जो कि चांदी के सिक्के होते थे, उनके बराबर कर दिया। यानी कि एक जो व्यक्ति है वो एक तांबे के सिक्के का मूल्य है चांदी के सिक्के के बराबर हो गया। यानी कि चांदी के सिक्के के मूल्य में जितनी वस्तुएं आ सकती हैं उतनी वस्तुएं वो तांबे के सिक्के से क्रय कर सकते थे, खरीद सकते थे। ये योजना उसने लागू की। तो इस योजना का वहां की प्रजा ने बहुत ही, ये मान लीजिए कि गलत उपयोग किया क्या कि वहां की प्रजा ने तांबे के सिक्के स्वयं अपने घरों में ढालने लगे वो लोग, और घरों में ढालते हुए उन्होंने स्वयं ही नकली सिक्के जारी कर लिए और उनसे बहुत सारी सामग्रियां क्रय कर ली, या मान लीजिए कि उनको कैश किया उन्होंने, चांदी के सिक्कों के बराबर तांबे के सिक्के है उनका प्रयोग किया, और बहुत सारी मान लीजिए धन संपत्ति वगैरह जमीन जायदाद उन्होंने खरीद ली। तो ये सांकेतिक मुद्रा का जो शुरुआत की उसने, ये भी असफल हो गई। दरअसल ऐसी योजना भी ईरान के शासक और एक मंगोल शासक था, उसके द्वारा भी काफी पहले इसकी शुरुआत की गई थी, और वो सफल प्रयास था। यहाँ पे प्रयास असफल हो जाता है क्योंकि लोगों ने घरों में अपने नकली मुद्राएं प्रचलित कर ली। इससे साम्राज्य में बिल्कुल अव्यवस्था आर्थिक क्षेत्र में उत्पन्न हो जाती है। तो दूसरी असफल योजना, हालांकि उसने बहुत सही
तरीका अपनाया था, लेकिन उसका वो क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं कर पाया। पूर्ण रूप से जनता जो तांबे के नकली सिक्के जारी कर रही थी, घरों में ढाल रही थी, उनको वो रोक नहीं पाया और उसी कई परिणाम उसे इस योजना को समाप्त करके भुगतना पड़ता है। और जिन लोगों के पास में जितने तांबे के सिक्के थे, राजा ने, इल्तुतमिश ने उन सबको बदलवाया चांदी के सिक्कों के बदले में। हालांकि जिसने अपने घरों में ही ढाल लिए हो नकली सिक्के, उनके बदले में भी उन्हें चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं। अगली जो योजना थी, दोआब में कारवरादी। दोआब क्षेत्र है वो क्षेत्र गंगा यमुना के नदियों के बीच का क्षेत्र है। जब राज्य की आर्थिक व्यवस्थाएं कमजोर होती जा रही थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने निर्धारित किया कि राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए कौन से प्रयास किए जाएं। तो उसके क्रम में उसने जो विशेषज्ञ थे उनसे विचार विमर्श करके तय किया कि गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वो अधिक उपजाऊ है, फसल भी यहाँ पे अधिक उत्पन्न होती है, तो क्यों ना हम यहाँ के किसानों के ऊपर अधिक कर लागू कर दें, ताकि इस कर से प्राप्त, जहाँ से कम कर प्राप्त हो रहा है, जहाँ पे उपज अच्छी नहीं है, उसका एक तरह से संतुलन हो जाए, राज्य की आय है उसमें थोड़ी सी स्थिति है वो अच्छी हो जाए। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोआब क्षेत्र में जब कर में वृद्धि की गई और उसी साल से वहां पे अकाल पड़ना शुरू हो गया। 2-3 वर्ष तक निरंतर यहाँ पे अकाल जारी रहता है। तो जो इन्होंने कर निर्धारण की मात्रा की थी 1/2 भाग, वो छोड़ करके उनको इसका आधा भाग भी प्राप्त नहीं होता है। अकाल पड़ने पर क्या किसान देंगे, उनके खुद के खेतों में उपज नहीं हो रही है, तो प्रशासक को या शासक को कहां से कर चुकाएंगे। तो अंततः मोहम्मद बिन तुगलक को ही प्रजा की भलाई के लिए या प्रजा की मदद के लिए अपने खजाने में से उनको मदद देनी पड़ती है। नेक्स्ट जो उसकी योजना थी वो थी राजस्व व्यवस्था में सुधार। राजस्व व्यवस्था में सुधार यानी कि इसने क्या किया, सबसे पहले आय और व्यय, जो राज्य की आय हो रही है और जहां पे जितना व्यय हो रहा है उन सब का रिकॉर्ड लिखवाया, उसका हिसाब उन्होंने करवाया। और इसके अतिरिक्त उसने दीवान ए अमीर को ही दीवान ए आमिर को ही नामक जो कृषि विभाग है उसकी भी स्थापना की। इस कृषि विभाग की स्थापना का उद्देश्य यह था कि किसानों की मदद की जाए, उनको अच्छे उपज प्राप्त करने के लिए अच्छे किस्म के बीज बोने से लेकर के और उसके बाद तक का जो भी क्रम है किसान है उसके हित के लिए उन सब की यहाँ पे क्रियान्वयन किया जाता है। उन सब के लिए योजनाएं इस कृषि विभाग में बनाई जाती हैं। अकाल के समय किसानों की मदद भी यहाँ से की जाती थी। तो ये था एक राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए उसने कुछ कार्य किए। नेक्स्ट जो है कराचिल अभियान। कराचिल अभियान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कराचिल जो क्षेत्र है इस कराचिल अभियान में ये है कि ये
वर्तमान में जो कराजिल है वो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा नामक स्थान से इसका वो सामंजस्य बैठाया जाता है। तो बताया जाता है कि जब यहाँ पे विद्रोह हो रहा था, यहाँ पे विद्रोह कर दिया गया, यहाँ पे जो सामंत शासक थे उनके द्वारा या विदेशी जातियां उनके द्वारा, तो उनके दमन के लिए यहाँ पे ये जो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सेना भेजता है और सेना यहाँ पे करासिल क्षेत्र वर्तमान में कांगड़ा से इसका सामंजस्य बैठाया जाता है। कांगड़ा प्रदेश से हिमाचल प्रदेश में स्थित। तो यहाँ पे जब ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसकी सेना पहुंचती है, विद्रोह का दमन कर देती है, लेकिन यहाँ का सेना नायक जो था इस सेना का वो कुछ ज्यादा ही उत्साह में आ गया और उसने निरंतर आगे बढ़ना जारी रखा और तिब्बत तक पहुंच गया। और जब यहाँ पे सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता तो तिब्बत में और चीन के जो सीमा पड़ोसी देश हैं, सीमा क्षेत्र हैं, वहाँ पे कड़ाके की सर्दी और बर्फीले तूफान आने शुरू हो जाते हैं, जिससे इसकी जो सेना थी, इतनी बड़ी सेना, बताते हैं कि 1 लाख की सेना यहाँ पे गई थी विद्रोह के दमन के लिए और वापस उस कहानी को सुनाने के लिए सिर्फ 6 सैनिक ही वापस लौट पाए। तो एक तरह से अदूरदर्शिता थी इसके सेना नायक की कि वो इतनी सर्दियों, उसे एहसास होना चाहिए कि सर्दियों का मौसम शुरू होने जा रहा है तो मेरे को इतना आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन वो बढ़ता चला गया और जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। अंतिम जो उसकी योजना है वो है खुरासान विजय की योजना। खुरासान विजय की योजना में ये है कि खुरासान अफगानिस्तान के तरफ का क्षेत्र था, यहाँ पे विद्रोह हो गया और मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे आक्रमण करते हुए और इस ख्वारिज्म क्षेत्र पर अधिकार कर लूँ। तो उसने अपने 3.70 लाख सैनिकों को सेना में भर्ती किया, कुछ पहले से थे कुछ को और भर्ती किया और उनको 1 साल का नगद वेतन दे दिया उस क्षेत्र को जीतने के लिए। लेकिन जब ये अभियान की शुरुआत की जानी थी उसी समय खुरासान में व्यवस्थाएं हैं, जो परिस्थितियां वो परिवर्तित हो गई और उसके अनुकूल हो जाती हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप ये योजना भी एक तरह से रोक दी जाती है। तो ये जो वेतन दिया गया था और ये जो योजनाएं बनाई गई थी ये भी असफल हो गई। और एक तरह से मूल्यांकन में तो हम सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतना ही कह सकते हैं। एल्फिंस्टन महोदय भी कहते हैं कि एक तरह से विद्वान पागल था, विद्वान तो था लेकिन अपनी योजनाओं को उचित क्रियान्वयन नहीं कर पाने की वजह से प्रत्येक योजनाएं हैं वो असफल हो जाती हैं। इसके उपरांत हम फिरोज तुगलक और उसके सार्वजनिक कार्य है। फिरोज तुगलक, उसके सार्वजनिक कार्य, इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसकी राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था में यह है कि इसने सबसे पहले कृषि जो ऋण थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दीवाने अमीर कोही के द्वारा
बांटे गए थे उन कृषि ऋणों को उसने माफ कर दिया। भूमि अनुदान है वो इसने वापस ले लिए, जो बहुत सारे लोगों को भूमि भूमि अनुदान दिया गया था वापस प्राप्त करके और खालसा भूमि में इसको शामिल कर दिया गया। आय व्यय का इसने विवरण लिखा, रिकॉर्ड रखवाया और उसके परिणाम स्वरूप ये रिजल्ट निकल करके आया कि जो खालसा भूमि थी उस खालसा भूमि से 6.85 करोड़ जो टंका चांदी की मुद्राएं थी वो यहाँ की आय थी। नेक्स्ट है कि इसने राजस्व व्यवस्था में एक सुधार किया कि कुरान के अनुसार 4 प्रकार के कर इसने लागू किए। और वो 4 प्रकार के कर कौन कौन से थे जो इसने लागू किए? खराज, खुम्स, जजिया, जकात। खराज, खुम्स, जजिया, जकात, ये 4 प्रकार के कर इसने लागू किए। हाँ, एक ये भी था कि इसने जजिया जो कर है वो ब्राह्मणों के ऊपर भी लागू किया। इसके पहले किसी भी शासक ने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लागू नहीं किया था। 4 प्रकार के कर हैं। खराज से मतलब है जो कि सामान्य प्रजा को या हिंदू जनता को कृषि कर देना पड़ता था वो। खुम से मतलब है कि युद्ध में लूटा गया जो माल होता था वो, जो सैनिक और शासक आपस में बांट लिया करते थे। जजिया था हिंदू जो लोग थे उनसे उनकी सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा के बदले में एक कर प्रदान किया जाता था। जकात, जकात से मतलब कि जो भी मुस्लिम है वो यदि सक्षम है तो अपनी आय का 40वां भाग, आय का 40वां भाग उन्हें दान करना चाहिए। यानी कि 100 रुपए यदि कमा रहे हैं तो उनको 2.5 रुपए दान करना चाहिए। नेक्स्ट था इसकी योजना सिंचाई को प्रोत्साहन। सिंचाई को प्रोत्साहन, इसके अंतर्गत उसने नहर निर्माण सबसे अधिक करवाया। बहुत बड़ी नहरें दिल्ली से लाहौर की तरफ कोई बहुत 250-250 मील लंबी नहरें इसने स्थापित की और उन नहरों से इसने सिंचाई की उचित व्यवस्था की। कुएं और बांध भी इसने बनवाए। नेक्स्ट है सार्वजनिक कार्य या सार्वजनिक निर्माण कार्य। इसमें इसने क्या क्या करवाया? सबसे पहले कि 40 मस्जिदें बनवाई, 30 विद्यालय बनवाए, 100 सराएं बनवाई, 300 नगरों की स्थापना की, 100 अस्पताल बनवाए, 15 पुल बनवाए और 100 ही सार्वजनिक स्नानागारों का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार से ने बहुत सारी संरचनाएं प्रजा के जो सामान्य सार्वजनिक कार्य होते हैं, दैनिक उपयोग के कार्य होते हैं, उनके लिए उसने कुछ व्यवस्थाएं की थी। मुख्य रूप से इसका जो कार्य है वो ये है कि इसने न्याय और परोपकारिता के कार्यों हम इसका अध्ययन करते हैं। उसका न्याय और परोपकारिता के कार्य, इसमें है कि उसने कठोर न्याय व्यवस्था स्थापित की, कठोर दंड लोगों को दिए, छोटी छोटी जो अपराध होते थे उनके बदले में भी इसने। साथ ही इसने न्याय से संबंधित कार्य, न्याय परोपकारितापूर्ण कार्यों के लिए भी किया। इसने दीवान ए खैरात दान विभाग की स्थापना करवाई। दारुल इस्लाम की भी इसने स्थापना
करवाई। दारुल दीवाने खैरात से मतलब होता है कि दान विभाग, जो भी गरीब लोग थे, जो भी गरीब परिवार की लड़कियां होती थी, उनके विवाह के लिए इसने दान प्रदान किया। इसी तरह से दारुल शमा या दारुल या दारूखाना भी जिसे बोलते हैं, चिकित्सालय, उसकी भी इसने स्थापना करवाई। और उसमें इसने न सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि पशु पक्षियों के इलाज के लिए भी इसने चिकित्सालय बनवाए थे। नेक्स्ट है शिक्षा और साहित्य में इसका योगदान। शिक्षा व साहित्य में योगदान, इसने जो विद्वान लोग थे उनको अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया और उनको ये प्रोत्साहन दिया कि वो अधिक से अधिक उच्च कोटि के साहित्य की रचना करें। नेक्स्ट है दास प्रथा। इसके दरबार में इतने अधिक दास थे, बताते हैं कि 1.80 लाख दास हैं। तो इसके लिए उसने दीवान ए बंदगान नाम से दास विभाग भी स्थापित करवा दिया, जिसमें 1,80,000 दास हैं। अब आप ही सोच लीजिए कि कितना फिजूल खर्च था। एक राज्य के जो किसान लोग, जो प्रजा है, उनसे जो कठिन मेहनत का पैसा उसको किस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है, उसका एक उदाहरण था दास प्रथा में। नेक्स्ट थी सेना। सेना में तो इसने ये नियम बना दिया कि जो व्यक्ति सैनिक है, जो कार्य नहीं कर सकता है, वो अपने भाई को भेज सकता है। भाई भी यदि सेना में काम करने लायक नहीं है तो अपने पुत्र को भेज सकता है, पुत्र नहीं है तो दास को भेज सकता है। तो इस प्रकार से इसने सेना का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। ये मान लीजिए कि सेना है, अब वो किसी भी काम की नहीं रही। उसमें वृद्ध सैनिक हो गए, उसमें बीमार सैनिक हो गए, उसमें कमजोर सैनिक हो गए, जिनके सेना के प्रशिक्षण की तो कभी कोई व्यवस्था की ही नहीं। नेक्स्ट जो इसका हम अध्ययन करेंगे वो है सार्वजनिक कार्यों के साथ साथ धार्मिक कार्य। यह इसकी जो धार्मिक नीति है, और उसमें पहली नीति है उलेमा वर्ग से सौहार्दपूर्ण संबंध। दूसरा ये है कि हिंदुओं के प्रति कठोर नीति। नेक्स्ट गैर सुन्नियों के प्रति भी कठोर नीति। इसका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले उलेमा वर्ग से अच्छे संबंध। जो उलेमा वर्ग था, धार्मिक जो उच्च प्रशासनिक वर्ग था, जो धर्म से संबंधित नियंत्रण रखता था पूरे राज्य पर, उसकी ही जिम्मेदारी थी कि राज्य में जो प्रजा है वो अपने नियमों का, कुरान के नियमों का, शरीयत का भली प्रकार से पालन करे, और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी इन्हीं की ही होती थी। अतः इससे फिरोज तुगलक ने अपने उलेमा वर्ग से सौहार्दपूर्ण संबंध रखे। हिंदुओं के प्रति कठोर नीति इसने अपनाई। हिंदू थे उनके ऊपर जजिया कर भी लागू किया। ब्राह्मणों के ऊपर जो अभी तक जजिया कर से मुक्त थे उनके ऊपर भी जजिया कर लागू किया, और उनसे भी जो तीर्थ यात्रा कर हैं और अन्य धार्मिक कर हैं वो वसूल किए गए, कठोरता से वसूल किए गए। और गैर सुन्नियों के प्रति भी कठोर व्यवहार। ये सुन्नी था, सिया और सुन्नी दो वर्ग होते हैं मुस्लिमों में, तो ये सुन्नी था। तो जो सिया वर्ग था उसके प्रति भी इसने कठोर नीति अपनाई, और जहां तक कोशिश की इसने, या जहां तक संभव हुआ, उन सिया लोगों की इसने हत्याएं भी करवाई। और ये था
मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक का जो सार्वजनिक और धार्मिक कार्य है, इसमें योगदान, इसकी धार्मिक नीतियाँ। तो इस क्लास में हमने मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक है उसका अध्ययन किया। अगले क्रम में या अगले अध्याय में हम इसके आगे का जो विजयनगर साम्राज्य है, सल्तनत कालीन प्रशासन है, इन सब का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।